ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वर्ष 2024 में आयुष मंत्रालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। साल 2024 ये साल भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए बड़ा ऐतिहासिक रहा है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति ने इस साल अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति की है। हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मान्यताएं मिली हैं और हम इसे कह सकते हैं कि ये साल महत्वपूर्ण उपलब्धि का रहा है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी। राजेश कोटेचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। धन्यवाद, नमस्कार जी। आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय बहुत कुछ कर रहा है पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में, और श्रोताओं की और बेहतर समझ के लिए हम यहां बताना चाहेंगे कि आयुष यानी AYUSH ये एब्रिविएशन है। ए यहाँ पर हम कहते हैं आयुर्वेदा, वाई योगा के लिए है, यू यूनानी पद्धति चिकित्सा के लिए है, एस सिद्धा के लिए है और एच यानी होम्योपैथी के लिए है। इसे मिलाकर आयुष हुआ है और देश के बहुत सारे लोग, हजारों लाखों की तादाद में लोग इन पद्धतियों को अपना रहे हैं अपने इलाज के लिए और उससे बहुत संतुष्ट होकर वापस लौट रहे हैं। तो कोटेचा साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो मैंने बताया कि ये साल बेहद महत्वपूर्ण रहा है, क्या क्या तकनीकी प्रगति हुई है और किस तरीके से हमने ये भी सुना है कि WHO ने हमारी बहुत से जो शब्दावलियां हैं उनको मान्यता दी है और रोगों का वर्गीकरण भी स्वीकार किया है। जी, मैं जानकारी देना चाहूंगा। उससे पहले थोड़ा सा आपने जो जानकारी दी उसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने वो एक्रोनिम आयुष का बताया, तो पिछले वर्षों में हमने आयुष को एक प्रकार से आयुष शब्द को शब्दावली आयोग के पास जाकर के उसको डिफाइन करके हमने इसके अंदर और इंक्लूसिव बनाया। जैसे नेचुरोपैथी इसमें मिसिंग था एक्रोनिम में, तो ये आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और सोवा रिगपा अपना जो पर्वतीय हिमालयन पर्वत के जो क्षेत्र में जो चिकित्सा विधा है उसको भी आयुष में इंक्लूड किया गया है। तो आयुष मतलब ये भारत में प्रचलित सभी परंपरागत विधाएं और होम्योपैथी, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। और पिछले वर्ष में बहुत बहुत अधिक आमूलचूल जिसको कहते हैं ऐसे परिवर्तन कार्य हुए हैं। आपने WHO का नाम लिया, वहीं से उदाहरण देना चाहूंगा कि WHO ने भारत सरकार की सहायता से और बाकी मेंबर कंट्रीज के सहयोग से ICD-11 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीजेस, उसके अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन चैप्टर में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा, ये तीनों के जो मोर्बिडिटी कोड्स है, मतलब डायग्नोस्टिक कोड है, निदान का जो कोड है, उसका उन्होंने प्रकाशन किया है। इसका सिग्निफिकेंस इस तरीके से है कि जैसे मैं यदि आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ और मैंने किसी रोगी को देखा और मेरे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में मैंने कोई पर्टिकुलर कोड इस निदान का WHO के इस ICD के द्वारा दिया, तो किसी भी विधा का चिकित्सक, एलोपैथिक चिकित्सक, दुनिया भर में कहीं भी कोई चिकित्सा करते हो तो वो उस कोड के आधार पर ये समझ जाएंगे कि मैंने जो निदान किया उसमें रोगी का क्लिनिकल कंडीशन क्या था। और ये एक बहुत बड़ा एविडेंस जनरेशन के लिए स्टैंडर्डाइजेशन की दिशा में बहुत बड़ा स्टेप है। वैज्ञानिक आधार के अंदर ये सभी विधाओं का विकास करना, इसके लिए एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है बड़ा। इसका सिग्निफिकेंस इस तरीके से भी है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के अंदर हम एक आयुष बेस्ड हेल्थ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, क्लाउड बेस्ड। इसको हमने लगभग 100 मिलियन पेशेंट्स पर इसको हमने वेरीफाई भी किया है हमारे इंस्टीट्यूट्स में। तो अब इसको हम रोल आउट करने की स्थिति में इसको हमने इसके साथ इंटीग्रेट किया है और इसको हम सभी चिकित्सकों को, छोटा क्लिनिक चलाने वाले या एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, सबके साथ शेयर करेंगे। इसको हम सैंडबॉक्स मैकेनिज्म कहते हैं कि वो इस सॉफ्टवेयर को अपने सॉफ्टवेयर के साथ आपस में कम्युनिकेट कर सके, ऐसा वो इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। हमने इसको अपना जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन उसके साथ भी अलाइन किया है। तो इसका सिग्निफिकेंस इस तरीके से है, थोड़ा मैं इसको सिंपल करना चाहूंगा कि एक साथ करोड़ों पेशेंट देखे जाते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के आधार पर हम बहुत बड़े बड़े एविडेंस जनरेट कर सकते हैं विदाउट रिवीलिंग दी पर्सनल डिटेल्स ऑफ द पेशेंट। और दूसरा, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा फैसिलिटेशन हो जाता है। जब कोडिंग होता है तो इंश्योरेंस सेक्टर को ये पता होता है कि ये पर्टिकुलर कोड है,
इसका ये डिसीज है, इसका ये मैनेजमेंट है। तो इंश्योरेंस फैसिलिटेशन ऑलरेडी आयुष के क्षेत्र में अभी IRDA ने बहुत फैसिलिटेट किया है। लगभग 40 इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो आयुष के पैकेजेस देती है अपने देश में, और उसके अंदर भी इसका फैसिलिटेशन होने का बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये तो एक ही बात हुई, WHO के साथ मिलकर के हम बहुत सारे दूसरे काम भी कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में स्थापित हुआ है जामनगर में। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से ये सेंटर की स्थापना हुई है जामनगर में। ये इसलिए विशेष है कि ये भारत को एक प्रकार से ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में विश्व भर में लार्ज स्केल कोलैबोरेशन, एक अनूठी जिसको कहते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी देता है, और हम इसको बिल्कुल अच्छे से कैपिटलाइज कर रहे हैं। जामनगर में भारत सरकार का एक संस्थान है, उसके बिल्कुल पास में ये सेंटर की स्थापना हुई है, और ये UN का ऑफिस है, UN आउटपोस्ट है। किसी डेवलपिंग कंट्री में किसी UN का ऑफिस हुआ है, ऐसा पहली बार भारत में हुआ है। तो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंस है। ये भारत को ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में लीडरशिप देने का एक बहुत बड़ा एक मंच प्रदान करता है। बिल्कुल। दरअसल कोटेजा साहब, वैद्य साहब जो हमें बता रहे थे वो ये है कि भारत सरकार की ओर से 10 वर्षों में 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता के साथ जामनगर गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई है। और आपने बताया कि किस तरीके से ये पारंपरिक चिकित्सा की उन्नति में हमें योगदान दे रहा है। आने वाले समय में और यहाँ क्या क्या इनोवेशंस या नई चीजें होने वाली हैं डॉक्टर साहब? जैसे WHO का मैंने बताया, उनके बहुत सारे काम है। इसमें एक क्षेत्र है डिजिटल इनोवेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसमें भारत सरकार उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे आजकल AI की बात होती है कि सभी क्षेत्र में AI बहुत तेजी से आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन क्यों पीछे छूट जाए? तो भारत सरकार ने इसमें WHO और इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का एक इनिशिएटिव है AI इन हेल्थ। तो उसके अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो ग्रुप है, ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो वर्टिकल है, उसको भारत लीड कर रहा है। और AI इन हेल्थ के साथ के लिए हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस डेवलप करने की दिशा में आगे कार्य किया है। और WHO के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है जामनगर में, उसके साथ मिलकर हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और आयुष ग्रिड करके एक परियोजना हम चला रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि अपना जो प्रधानमंत्री गति शक्ति जो प्लेटफॉर्म है, जो बाइसाग एन करके संस्थान ने डेवलप किया, उनके साथ मिलकर के हमने वट एवर इज रिलेटेड टू आयुष, उसका सबका डिजिटल सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं। तो जैसे एजुकेशन है, रेगुलेशन है, रिसर्च है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, स्टैंडर्डाइजेशन है, सभी क्षेत्रों का IT सॉल्यूशन हम लोगों ने डेवलप करना शुरू किया है। ऑलरेडी हम 22 सॉल्यूशन डेवलप कर चुके हैं, उसको रोल आउट भी कर चुके हैं। आयुष में कितना काम हुआ है, ये आंकड़े इस बात की सत्यता बताते हैं। दरअसल साल 2014 में आयुष बाजार 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो 2023 में 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। निर्यात की बात करेंगे, निर्यात 1.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दुगना होकर 2.16 बिलियन डॉलर हो गया है, और ये हुआ है पिछले 9 वर्षों में। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इस महत्वपूर्ण वृद्धि में किन कारकों ने योगदान दिया है? कैसे लोग इस तरफ अपना रुझान बढ़ाया है लोगों ने, और कितना फायदा पहुंच रहा है इससे लोगों को? देखिए, इसके कई कारण हैं। जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा निर्देशन, उनका सतत मार्गदर्शन मिलता है। तो आपको ध्यान होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत में आया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे विश्व में उसको रोल आउट हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव रखा था UN में। उसके बाद फिर समय समय पर आयुष के क्षेत्र में बहुत सारा, जैसे बजट जो है हमारा, वो 6 गुना बढ़ा। आयुष मंत्रालय का सेपरेट मंत्रालय बना। हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो मंत्री लोग हैं जो आयुष मंत्रालय को जिन्होंने संभाला, श्रीपाद नायक जी से लेकर के किरण रिजिजू जी से लेकर के सोनोवाल साहब, फिर अभी हमारे श्री प्रताप राव जाधव जी है। तो वी हैव गुड लीडरशिप अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि इतना हैंड होल्डिंग के बाद कोविड के समय में जो आयुष ने जिस तरीके से डिलीवर किया, तो लोगों का बड़ा भरोसा बढ़ा। क्योंकि कोविड ने हमारे देश में जो हमने सबने मिलकर के जो काम किया, वैक्सीन के ऊपर काम हुआ, सरकार की तरफ से लोगों की सामाजिक सुरक्षा में काम हुआ, आयुष के तरफ से लोगों को प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट में जो जिस स्तर का काम हुआ, वो सब मिलकर के आयुष के ऊपर बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, लोगों का भरोसा बढ़ा और डिमांड भी बढ़ी। तो आपने जो कहा, ये एक प्रकार से इसका इन्फरेंस है कि बहुत बड़ा अंडर करंट है डिमांड का, और उस डिमांड के सामने सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के इंटीग्रेशन के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। नेशनल आयुष मिशन के माध्यम से देश भर में 12,500 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जिसको पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते थे। मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि जैसे
हमारे आयुष्मान आरोग्य मंत्री जो 12,500 देश भर में जो एंट्री लेवल के जिसका फीडर 3,000 से 4,000 का पॉपुलेशन है, ऐसी जगह पर हमने 10 करोड़ पेशेंट देखे इस वर्ष। ये 30 नवंबर तक का आंकड़ा है, तो ये हो सकता है कि 10.5 या 11 करोड़ भी हो जाए। तो 10 करोड़ पेशेंट सिर्फ 12,500 छोटे छोटे केंद्रों में देखना, ये बताता है कि कितनी बड़ी डिमांड इसकी है। और डिमांड के अनुसार हम लोगों को क्वालिटी सप्लाई देना होगा, इसके लिए हम बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों से भी लोग आकर भारतीय चिकित्सा प्रणाली से, इन पद्धतियों से अपना इलाज करा रहे हैं। इसी वजह से चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा देने के मकसद से आयुष वीजा और हील इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की गई है। आपको क्या लगता है कि इन पहलों का भारत में वैश्विक स्वास्थ्य पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जैसे आयुष वीजा के बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 दिसंबर में इसकी घोषणा करी थी कि हम आयुष वीजा लेके आएंगे, और फिर 2023 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। होम मिनिस्ट्री ने इसको एक सेपरेट मेडिकल वीजा के अंदर एक आयुष वीजा की कैटेगरी उन्होंने सेपरेट रोल आउट करी। और अभी इतनी ज्यादा डिमांड है, ये ई वीजा है, तो लोग अपने घर में बैठ करके इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देश में मेडिकल टूरिज्म का जो पूरा मार्केट है, हम अभी विश्व भर में इसको अग्रणी होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और अगले 10 वर्ष में हम टॉप 3 में आ जाएंगे, ऐसा एक अनुमान है। अनुमान ये भी कि 50% कंट्रीब्यूशन आयुष सेक्टर का होगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्पिरिचुअल टूरिज्म, योग रिट्रीट, पंचकर्म चिकित्सा के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और ये एक्चुअली इनका फुटफॉल है, ये कुछ दिनों के लिए नहीं है। आते हैं तो 3 सप्ताह 1 महीना रुकते हैं और अपना चिकित्सा लाभ करते हैं। और अभी जो पिछले सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है, रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, उसके कारण लोगों का भरोसा बढ़ने से अलग अलग प्रकार के रोगों के, मस्कुलोस्केलेटल, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जिसको कहते हैं, और या अलग अलग विभिन्न बीमारियों के पश्चात जैसे कैंसर के चिकित्सा के बाद रिहेबिलिटेशन के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग देश में आते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लगभग 17% CAGR से बढ़ रहा है। इसका मतलब कि प्रत्येक 4 वर्ष में वो दोगुना हो रहा है, डबल हो जा इतना रहा है ज्यादा जी। प्रत्येक 4 वर्ष में। और आयुर्वेदा एम्स खोलने की भी और योजना है। दिल्ली में इस तरीके का एक संस्थान पहले से ही काम कर रहा है। उसमें कितने पेशेंट्स आ रहे हैं और कितनों का इलाज अब तक हो चुका है? तो आपने जो दिल्ली का एम्स बताया, उसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जी। और ये संस्थान जो है, ये प्रीमियर संस्थान बन के उभरा है पिछले वर्षों में। सिर्फ 2017 में इसका प्रारंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण अक्टूबर महीने में किया था, और आयुर्वेद दिवस पर आए थे धन्वंतरि जयंती के दिन। अभी 29 अक्टूबर को उसी परिसर में प्रधानमंत्री जी फिर से आए 7 वर्ष के बाद। उसमें उन्होंने उसके फेज 2 का लोकार्पण किया। 7 वर्षों में जो जिस गति से इस संस्थान का विकास हुआ, उसका मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा कि अभी वहां लगभग 2,500 पेशेंट की ओपीडी प्रतिदिन, लगभग 40 प्रकार की स्पेशलाइजेशन में उसमें 2,500 पेशेंट आते हैं। और इतने वर्षों में उस संस्था ने 24 लाख पेशेंट देखे, 1,600 जितने इनके रिसर्च पब्लिकेशंस हुए हैं। उनके पास वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज है, इकोसिस्टम है, बहुत देश के श्रेष्ठ चिकित्सक है, श्रेष्ठ एंटरप्रेन्योर्स है। वहाँ एक हम स्टार्टअप को सपोर्ट करने का एक इंक्यूबेशन सेंटर भी चलाते हैं, और रीजनल रोड ड्रग डिपोजिटरी भी चलाते हैं। तो ये एक प्रकार से ये मॉडल, बेंचमार्क मॉडल बना है। तो अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि और कितने एम्स बनाएंगे, लेकिन मैं जानकारी देना चाहूंगा कि भारत सरकार के ऐसे 12 संस्थान देश भर में ऑलरेडी है। जैसे यूनानी का बेंगलुरु में है, उनका एक सैटेलाइट सेंटर गाजियाबाद में है। होम्योपैथी का ऐसा संस्थान जो है राष्ट्रीय स्तर का, वो कोलकाता में है, इसका एक सैटेलाइट सेंटर नरेला में दिल्ली में है। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जयपुर में है, उसका एक सैटेलाइट सेंटर अपना पंचकुला में है। एक हमारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जामनगर में है, जो WHO ग्लोबल सेंटर के पास में, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। नेचुरोपैथी एक बहुत बड़ा संस्थान पुणे में है, और सोवारिकपा का हमारा लेह में है। तो देश भर में ऐसे हमारे संस्थान हैं, और ये बहुत श्रेष्ठ चिकित्सा सेवाएं टर्सरी केयर लेवल की करते हैं, रिसर्च का और एजुकेशन का काम भी करते हैं। तो ये बेंचमार्क मॉडल जो है, हम स्टेट्स के साथ बात कर रहे हैं कि कैसे आप इसको रिप्लिकेट कर सकते हैं, इसकी दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में तकनीकी प्रगति और इसे वैश्विक मान्यता दिलवाने के लिए साल 2024 बेहद महत्वपूर्ण रहा है। कह सकते हैं कि आयुष के लिए ये साल ऐतिहासिक रहा है। वैद्य राजेश कोटेचा साहब, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2024 में आयुष मंत्रालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।